गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। क्लास 9th के लिए ये एक नया चैप्टर है। इसको अगर आपने समझा तो क्लास 11th में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लास 11th में भी इसको समझना है, पर कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कैपलर्स लॉ, प्रूफ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में हम सब बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कैपलर्स लॉ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, वो दिया था कैपलर्स लॉ की मदद से। कैपलर्स लॉ को भी हम लोग समझेंगे और कैपलर्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल, है ना। ये जो फोर्स दिया गया था वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, है ना। न्यूटन जब बचपन में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, माना जाता है कि सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तो उस पेड़ के नीचे उन पर सेब गिरा और इसी घटना ने उनको प्रेरित किया कि ये जो सेब गिरा वो सिर्फ नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि खाली तो ऊपर भी है। तब उनका मानना था कि हो सकता है अर्थ इस चीज को अट्रैक्ट करता हो, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता हो। उनके दिमाग में एक और बात आई कि क्या मून को अट्रैक्ट कर सकता है, मून क्यों नहीं गिरता, फिर तो मून भी तो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, ठीक है ना। तो फिर आगे चलकर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। कौन से लॉ की मदद से? कैपलर्स लॉ की मदद से। तब तक पता चल चुका था कि सन बीच में है और सारे प्लैनेट चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उससे पहले चलता था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब उससे पहले कौन सा थ्योरी चलता था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग था कि अर्थ बीच में है और बाकी सारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट या फिर सारे सन अर्थ का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये गलत हो गया था। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो दिया गया था केपलर्स लॉ से। तो आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं देखेंगे, हम उन सब टॉपिक को देखेंगे जिसकी मदद से हम सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दो एक्सप्रेशन लिख देना है बस हो जाएगा। लेकिन उस एक्सप्रेशन को समझना है कि वो एक्सप्रेशन आया कहाँ से। एग्जाम में पूछे जाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम सब डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, है ना। सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज द attractive force between any two object, ऑब्जेक्ट के जगह में हम सब पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, उनका शेप साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं ना। ये तो हम सब डेफिनेशन देख लिए। इट इज क्या, कौन सा? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक हम सब देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
ये सब आपको बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, क्या बताया गया है, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, कभी रिपल्सिव नहीं होगा। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। यहां आपको बताया भी गया है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। दूसरा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब होता है ये वर्क करेगा इनफाइनाइट तक, है ना। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब होता है ये इन्फिनिटी तक काम करेगा। तीसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्थ है, इट ओबेज, ओबेज मतलब पालन करना, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करने का क्या मतलब, इनवर्स स्क्वायर का मतलब होता है फोर्स दूरी के साथ घटेंगे। कैसे घटेंगे, दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r और दोनों में फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, है ना। यानी इसमें क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स घटेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। क्लियर है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। दिस फोर्स इज ड्यू टू मास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ को अच्छे से देख लेंगे। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ तो आ गया, इसको थोड़ा डिफाइन भी कर देंगे ताकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाए आपका, है ना। ये तो आपको सिंपल में हो गया। दिस फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज ड्यू टू masses, ठीक है, masses of two object। दो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से ये फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरे जो फोर्स होते हैं उनका दूसरा कारण, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ेंगे, वो चार्ज की वजह से फोर्स होता है। सो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी आपको बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटने लगेगा, फोर्स कमजोर होने लगेगा। यही कारण है कि बहुत सारे प्लैनेट होंगे, बहुत सारे सोलर सिस्टम में हैं प्लैनेट और बहुत सारे स्टार हैं गैलेक्सी में, उनका फोर्स यहां तक आपको नहीं पता चलता होगा। अगर ये इनवर्स स्क्वायर का पालन नहीं कर रहा होता तो हो सकता है किसी और प्लैनेट का फोर्स भी यहाँ लगता। हालांकि दूरी के साथ ये फोर्स घटता है। इसका एक एग्जांपल है, आप टाइड्स देखते होंगे, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। टाइड्स जो अर्थ पर देखने को मिलता है, ओशन पर देखने को मिलता है, सी पर देखने को मिलता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसका? मून का, ठीक है। ये जो फोर्स है दोनों के बीच में लगता है, यानी दोनों इक्वल लगाते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स इस पर लगा रहा है ये भी उतना ही लगाएगा। दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो कभी नहीं एक दूसरे पर फॉल करेंगे, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी आपको बताया गया, फिर से आपको बताया जा रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ना। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी आपको बताया गया, फिर से बताया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और दोनों के बीच में, ये ऑब्जेक्ट कोई भी शेप साइज का हो सकता है। यहां हम लोग स्फेरिकल लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ये कैलकुलेशन में आसानी होता है ना।
कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में फोर्स ये दोनों F लगा रहे हैं, मतलब ये भी इस पर F लगा रहा है, ये भी इस पर F लगा रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तब इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स कैसा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एक्टिंग between them is inversely proportional to square of the distance between them, जिसको यहां लिखा गया है। दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, फोर्स यहां रखा जाए और डिस्टेंस यहां रखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसे आएगा। आप इसको उलट के भी बना सकते हैं, R यहां F यहां, ठीक है, R स्क्वायर यहाँ F, तो ये आपको ऐसा बनेगा। दोनों केस में एक ही तरीके से बनेगा। यहाँ जनरली एक्स एक्सिस में कॉज को रखते हैं, इधर इफेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस को कॉज मानेंगे तो इफेक्ट फोर्स जो है वो अलग होगा, ठीक है, यानी दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। और इन्वर्सली का ग्राफ ऐसा ही होता है। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो लिया गया था वो लिया गया था कैपलर्स लॉ से। तो सबसे पहले अब हम सब समझेंगे कैपलर्स लॉ, क्योंकि बिना कैपलर्स लॉ को समझे हम सब इन्वर्स स्क्वायर आया कहाँ से ये नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम सब देखने वाले हैं वो है कैपलर्स लॉ, जोहान्स कैपलर इनका पूरा नाम। कैपलर जो गैलीलियो के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, है ना, गैलीलियो के बहुत अच्छे दोस्त थे। गैलीलियो और कैपलर दोनों एक ही दौर में थे। कैपलर्स के डाटा का यूज करके ग्रेविटेशनल लॉ आपको दिया गया है, ठीक है। तो कैपलर्स के 3 नियम हैं, कैपलर्स लॉ, ठीक है। इसके 3 लॉ हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ कैपलर्स। कौन कौन सा? पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, ये एरिया के बारे में, और ये टाइम पीरियड के बारे में। पीरियड मतलब टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम सब देखेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट को। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, सन को फोकस मानकर, ठीक है। तो इसको लिखें, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, है ना, सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है अभी बताया जाएगा। ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट जिस रास्ते में घूमते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं, जिस रास्ते से प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट, every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun as one foci, ठीक है। फोसी मतलब फोकस का प्लूरल होता है, ठीक है ना, फोकस का प्लूरल होता है, ठीक है। PL आपका होता है फोसी। इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं इसलिए फोसी। इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 फोकस होते हैं, इसके 2 फोकस होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। तो प्लूरल में फोसी कहेंगे, मतलब सन का पोजीशन ये होगा तो प्लैनेट का ये ऑर्बिट होगा, ठीक है। अगर सन यहां पर लेंगे तब भी चलेगा, तब भी ऑर्बिट ये भी होगा। ये दोनों फोकस में कहीं भी हो सकता है सन, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, इन दोनों फोकस में कहीं भी आप ले सकते हैं।
तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एज वन फोसी, ठीक है, एक फोकस की तरह, फोकस पॉइंट की तरह सन को मानकर रिवॉल्व करता है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया, वो भी बहुत आसान है समझना, इसको आप याद कर लें, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग टू सन एंड प्लैनेट स्वीप्ड इक्वल एरिया, अब ये समझ में आ जाएगा, है ना, फिगर से समझ में आएगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम इक्वल हो तो एरिया भी इक्वल होगा। ये ऑर्बिट है किसी प्लैनेट का, ये सन का पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है। कोई प्लैनेट है या आप कंसीडर कर सकते हैं अर्थ, टी टाइम में यहां से ए से बी गया, ठीक है, तो इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा, मान लीजिए एरिया A1 है, और उतना ही टाइम पीरियड में इस प्लैनेट ने कवर किया ये रास्ता ए बी है सी डी, ए टू बी कवर किया टी टाइम में, ठीक है, उतना ही टाइम में मान लीजिए अलग पोजीशन में सी टू डी कवर किया, तो इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका एरिया दे देते हैं A2। अगर ये भी टी रहा होगा तो A1 और A2 इक्वल होगा। A1 एरिया 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 फॉर इक्वल टाइम पीरियड, फॉर इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है। इक्वल टाइम पीरियड में एरिया इक्वल स्वेप्ट करेगा, है ना, यानी एरिया जो है सन के साथ प्लैनेट का जो एरिया स्वेप्ट करेगा वो इक्वल होगा अगर टाइम पीरियड इक्वल है। वो कैसे दिखते हैं, एरिया कैसा दिखता है उससे कोई लेना देना नहीं, छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये था दूसरा। तीसरा देखेंगे लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, वो टाइम पीरियड के बारे में बताता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में बताता है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, इसके लिए भी हम सबको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और उस फिगर का हेल्प से हम सब इसको समझेंगे। इलिप्स में आप सर्कल जानते हैं, सर्कल उसका एक स्पेशल केस है। इलिप्स जो होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक तो एक्सिस आपका हो गया वर्टिकल, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको वर्टिकल। तो ये आपको बड़ा एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपको कहलाता है मेजर एक्सिस, ये दिख रहा है बड़ा है, इससे ये बड़ा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बड़ा है, हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये छोटा है, ये हो गया माइनर एक्सिस, ठीक है। अगर आधा लेंगे तो क्या बोलेंगे, ये O है, ए बी है आपका मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या है, सी डी है। अगर आधा लिया जाए, मान लीजिए OA या OB, तो OA का नाम क्या होगा, OA का नाम होगा, आधा के लिए क्या होता है यूज, सेमी के साथ कौन सा है, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, कौन कौन सा होगा, OA और दूसरा OB भी यही होगा, सेमी मेजर एक्सिस। दूसरा होगा CO और OD, क्या हो जाएगा, CO या OD क्या हो जाएगा, ये भी लगेगा इसमें सेमी, मतलब हाफ, क्या, माइनर एक्सिस, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। अब इसी में ये जो हम सब ले रहे हैं रेडियस, मान लीजिए वो R है, सेमी मेजर एक्सिस
ए ओ या ओ बी आर है, इसी से रिलेटेड है लो ऑफ पीरियड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब हो गया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बी से चला था, प्लैनेट बी तक पहुंचा, वहां लगा टी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ दूसरा क्या लिए गए थे, ये आर क्या था, एओ, ये क्या था, सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा होता है। ठीक है, सो टी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, आर क्यूब। और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराइएगा, तब जाके ये इक्वल होता है, ये हो गया आर क्यूब। प्रोपोर्शनल साइन है, उसको हटाना है, इक्वल करना है, तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहां कांस्टेंट के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये 3 लॉज हो गए। इस लॉ की मदद से हम सब प्रूव करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करेंगे थर्ड लॉ से, लॉ ऑफ पीरियड से। आप इसको लिख चुके होंगे। अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, प्रूफ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे प्रूव किया था न्यूटन ने। उसके लिए हम सब कंसिडर करेंगे एक, ये आपको काम आएगा, टी स्क्वायर क्या था लास्ट रिलेशन जिसका यूज करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, इसका हेल्प से करना है। ये है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है ना, तो इसके लिए कंसिडर करना है, मान लीजिए सन है, उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, एरिया नहीं, ये रेडियस आपका आर है, जिसको आप सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं। वेलोसिटी भी है, सर्कुलर मोशन में आपको बताया गया है। ठीक है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है अर्थ। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये अर्थ है, इसका मास m है। तब इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, पिछले वीडियो में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया गया था, मोशन चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया गया था। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अर्थ, एक्सपीरियंस्ड बाय अर्थ या प्लैनेट, कुछ भी हो सकता है, प्लैनेट, वो आपको मिलता था m v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी हम सब निकालते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी हम सबको पता है, आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेते हैं। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, या स्पीड अगर आप निकालना चाहें, स्पीड क्या निकलेगा, स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहां आपका जो डिस्टेंस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हो जाएगा, वो रिवॉल्यूशन हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और टाइम पीरियड t। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड लगेगा t, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो वो होता है 2 पाई टाइम्स रेडियस। अब यहाँ वेलोसिटी नहीं लेंगे, ये स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड को हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी क्योंकि हर डायरेक्शन में बदलता है ना, वेलोसिटी हमेशा बदलता है, इसमें वेलोसिटी आपका हमेशा बदलता है, और मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो स्पीड हो जाएगा।
ठीक है। जो भी मैग्नीट्यूड हम लेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो यहाँ भी स्पीड और वेलोसिटी दोनों का रोल करेगा। जब डायरेक्शन लेंगे तो वेलोसिटी होगा और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस किसी भी सर्कल में क्या हो जाता है, उसका सरकमफेरेंस हो जाता है 2πr। तो यहाँ क्या करना है, ये हो गया आपका v 2πr टाइम, इस वैल्यू को यहां रख देना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटर की ओर फोर्स, ये आपका हो जाएगा Fm, v के जगह में 2πr/t का स्क्वायर, और ऑलरेडी यहां क्या था, r था। सो m ये हो जाएगा 4π² r² और ये t², और ये आपका r पहले से था, तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा। फोर्स आपको क्या मिला, फोर्स मिल गया m, साथ में क्या मिला 4π², r एक कैंसिल हुआ है, और यहां t²। अब यहां से देखिए t² की जगह में क्या है, kr3। ठीक है, t² की जगह में क्या है 4π²r, t² की जगह में वो रिलेशन यूज करेंगे kr3। ये r कैंसिल हो गया। फोर्स आपका निकला m, आप कांस्टेंट को पहले लिखे 4π² मास ऑफ द प्लैनेट, और क्या है, ये है r² और ये है k। अब यहां आपको ध्यान देना है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट है। बचा क्या, बचा आपका केवल r, ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लो। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लो आपको निकल गया, किससे निकला, वो रिलेशन आपको पता चला 4π² m/k r² से। इसी से हम सब निकाले ये वाला रिलेशन। क्या क्या बताए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये ऑलरेडी कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट हो तब जो बचता है वो डायरेक्टली या इनवर्सली हो जाता है। ठीक है ना, यानी दूरी बढ़ेगा, ये दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ये जो सन है और ये कोई प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप FB पेज और इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।